बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, 8 फरवरी को पाकिस्तान भर में इलेक्शन हो चुके हैं और उस इलेक्शन के बाद अब बिजनेसमैन ये उम्मीद रखे हुए था कि इस मईशत में कुछ बेहतरी आ सकेगी। आप देखते हैं हुकूमतें आपस में कुछ प्लान तो कर रही हैं, लेकिन ये है कि अब हम कोशिश करेंगे और तजिया भी करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुआशी बहरान पर किस हद तक काबू पा सकेगा। और दूसरा ये देखेंगे कि जो इस वक्त हुकूमत आएगी, क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाल सकेगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में आबद वज़ीर साहब हैं, तजिया नगार हैं, और इन्हीं के साथ मेरे दोस्त मियाँ इजाज़ शरीफ हैं। ये सीनियर सहाफ़ी हैं और काफ़ी गहरी नज़र होती है पाकिस्तान के इदारों पर। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और प्रोग्राम का आगाज़ आबद वज़ीर साहब मैं आपसे करूँगा। सर, अभी तक तो हम यही कह रहे थे कि सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। पहले तो मुझे बताएं, इस इलेक्शन के बाद आप कितने पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी होगा और मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत उम्मीद थी कि जिस तरीके से इलेक्शन डे का प्रोसेस चला था वो बड़ा स्मूथ और बड़ा बेहतरीन था, लेकिन उसके बाद जो रात को रिज़ल्ट रोके गए और जो कुछ इस इलेक्शन के साथ किया गया कि जिसे इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ये रिग्ड है और फॉर्म 45 लेके एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो फिर रही है। और जो कुछ किया गया है बेसिकली जो तहरीक इंसाफ है, जिसका सबसे पहले तो बैट का निशान छीना गया और उसके बाद उनको एक इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शन लड़ना था, जिनके साथ ओवरसीज़ इस वजह से भी जुड़े हुए हैं कि ओवरसीज़ जो है वो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से ओवरसीज़ को वोट का हक मिल जाए, जिसके ख़िलाफ़ जो है यही पीडीएम और जो हुकूमत है वो गई और उन्होंने ईवीएम को ख़त्म किया और जो ओवरसीज़ के वोटिंग के राइट को ख़त्म किया। एक तो ओवरसीज़ उससे नाराज़ थे, जो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट का, कि जो बाहर से पैसे भेजते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉपर्टीज़ वगैरह में भी करते हैं। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन बनी है कि एक वाज़ह अक्सरियत से 2/3 के करीब उनकी अक्सरियत बनती है, अगर हम देखें तो 170 180 के करीब उनको ड्रामेटिकली एक बिल्कुल एक डाके के ज़रिए से हरा के अब जो एक नया अलायंस बन रहा है, इससे तो ऑलरेडी ना तो इनके ऊपर कोई बैरूनी जो सरमायाकार है वो, ना बैरूनी हुकूमतें, ना मेरा नहीं ख्याल मतलब आप समझते हैं जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसी का तसलसल उड़े जा रहा है। हमने देखा निगरान हुकूमत में भी वही पॉलिसियाँ चली और अब अगर हम देखते हैं कि यही दोनों पार्टियां आ जाती इक़्तिदार में, तो आप समझते हैं मुआशी तौर पर हम जिन मसाइल में घिरे हुए हैं वही रहेंगे मसाइल। नहीं, हमने असल में ना खुदकुशी कर ली है, एक किस्म का एक खुदकुशी वाला मामला है कि जब तक आप मुंतखब हुकूमत को फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन करवा के उनको इक़्तिदार नहीं देते, जो कि अवाम की राय थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खिलाफत कभी मत मांगो, अगर खिलाफत तुम्हें मांगे से मिलेगी तो तुम्हारे गले में लटका दी जाएगी और अगर बिना मांगे मिलेगी तो तुम पे आसान कर दी जाएगी। तो ये तो छीनी गई है ना, डाका मारा गया है। तो जब एक चीज़ पे आप डाका नहीं, तो खिलाफत भी नहीं है, तो ये इक़्तिदार है, इक़्तिदार बादशाह टाइप चल रहा है हमारे यहाँ। देखिए, एक इक़्तिदार हो गया, खिलाफत के बाद जो है कुरान पाक में बताया था कि बादशाहत आ गई थी। निज़ाम चलता रहता है, नाम चेंज हो जाता है, लेकिन अल्टीमेट लोगों के मामला चलाने हैं। नहीं, तो फिर आप ये समझ रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है, तो जब सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर आने वाले अगर यही हुकूमत चली या जो तरीकाकार उन्होंने इख्तियार किया, अगर ये चला तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हालात मजीद ख़राब और मजीद परेशानी। चलें, मैं चाहूँगा मियाँ इजाज़ शरीफ को भी शामिल गुफ्तगू करें। मियाँ साहब क्या कहेंगे? पहले तो इलेक्शन पर बात करें, फिर हम इदारों पर बात करेंगे। क्या कहेंगे जो इलेक्शन हुए हैं उससे आप कितने मुतमईन हैं? नहीं सर, अब काजी साहब आप भी देख रहे हैं कोई भी जमात मुतमिन नहीं है। पीटीआई ने तो होना ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती हो रही है। और यहाँ की भी जमातें, अब देखो एक दो और भी कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन ये टोटल सब इन्होंने मैनेज किया हुआ था। ठीक है जी। तो अब क्या आगे क्या देख रहे हैं? अगर ये हुकूमत बन जाती पंजाब में और पीडीएम की हुकूमत वफाक में बन जाती है तो ये मसाइल जूं के तूं गई, या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट कम अज कम ये तो जरूर कहते हैं कि इलेक्शन के नतीजे में आई है, निगरान हुकूमत से तो कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी ना? अगर तो सर पीटीआई की हुकूमत आई फिर तो शायद कोई 3 साल चले, और अगर कोई दूसरे वैसे ये खिचड़ी पकी तो फिर ये साल 2 साल की बात है, बस खत्म हो जाएगा।
नहीं तो बारियां लगाने की कोशिश की जा रही है, और पीछे भी देखे सिस्टम तो चल रहा था। अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती है, वफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, तो किसी हद तक अपना निज़ाम तो चला ही लेंगे। हाँ, निजाम चला लेंगे, लेकिन जब इनको पीटीआई इनके अपोजिशन में होगी तो वो इनका निजाम नहीं चलने देंगे। ओके ओके, चले मुझे हम ज़रा ये भी बताइएगा, मैं जिस इदारे में भी जाता हूँ, निगरान हुकूमत में भी मैंने देख लिया है, गुड गवर्नेंस कहीं नज़र नहीं आई। शहबाज शरीफ के दौर में भी मुझे उस तरह गवर्नेंस नज़र नहीं आई। हमारे यहाँ जितने सरकारी महकमे हैं, मैंने ये देखा है, ये तो जस्ट लोगों के लिए रुकावटें खड़ी करने के लिए बनाए गए हैं। अगर यकीन जाने ये सरकारी महकमे ख़त्म कर दिए जाएँ तो आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। ये लोग कौमी ख़जाने पर भी बोझ हैं, और फिर ये है कि करप्शन दर करप्शन करते रहते हैं। पहले तो एलडी की बात करें, फिर उसके बाद बाकी अदारों की बात कर लेते हैं। जी काजी साहब, देखिए मैंने अभी पिछले दिनों आपके साथ डिस्कस की थी कि एलडीए टाउन प्लानिंग में सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो जो 5वें नंबर पे आते थे उनको उनको इन्होंने चीफ टाउन प्लानिंग लगा दिया है, सीटीपी। और जो दूसरा सिदरा वो 10वें नंबर थे, उनको चीफ टाउन प्लानिंग लगा दिया है। लेकिन जिनकी हक या जो पहले नंबर थे उनको नजरअंदाज कर दिया है, और सिर्फ इसलिए जूनियर को ऊपर लाया जाता है ताकि अपने अंदाज के मुताबिक उनको चलाया जाए। नहीं तो ये महकमे के अंदर जितनी काली भेड़ें हैं वो तो एक्सपोज कर सकता है ना बाकी अमला। देखें, जिसका हक मारा गया है वो इनके अगेंस्ट खड़े क्यों नहीं होते? बाकी जो सरकारी मुलाजमीन है वो अपना हक माने। सर बेचारे मजबूर हैं, अगर बोलेंगे तो उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन जिसने ये मेन ब्लंडर किया है कमिश्नर लाहौर ने, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो बस एक की हद तक रह गए हैं, कभी उधर कभी उधर। और इनको कोई अक्लमंद और इतना काबिल बंदा मिल नहीं रहा कि जो डीजी एलडीए लगा सकें। नहीं सर, मैंने ये देखा, हमारे हुक्मरान ये नहीं देखते किसकी कितनी काबिलियत है, वो देखते हैं लॉयल्टी कितनी है और आपके लिए आपके साथ कितना सिंसियर है। तो उसको ओहदों से ओहदे पर ओहदे दिए जाते हैं और वो उस ओहदों पर काम भी करता रहता है, हालांकि कारकर्दगी उतनी बेहतर नहीं होती। बहरहाल मैं आबद वज़ीर से बात करता हूँ। आबद वज़ीर, क्या कहेंगे? आप भी सरकारी मुलाजमी से मिलते रहते हैं, महकमों में जाते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर तबाही बर्बादी में सब ने अपना हिस्सा डाला हुआ, वो सरकारी ब्यूरोक्रेसी हो, मुलाजमीन हो, जुडिशली हो, हर तरह जिसका जितना बस चला है उसने पाकिस्तान का उतना बेड़ा गर्क किया है। देखें, आप जो आप ये बात करें ना, हमने हमेशा यही किया है कि जो ओहदे हैं, अमानतें जो है वो हकदारों के सुपुर्द की। जो बिल्कुल नकारा लोग थे, जो रिश्वत दी जिन्होंने और वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए, तो उनको बिठा दिया। इनके पास ना कोई विजनरी प्लानिंग है, ना इनके पास ऑनेस्टी है। तो इस तरीके से निज़ाम नहीं चलता। देखें, 76 साल में अगर देखा जाए तो हमने मुसलसल तनज़ली की तरफ गए हैं और हमने बिल्कुल बेड़ागर कर लिया, और अब तो हम बिल्कुल कस्ब पे खड़े हैं। नहीं तो क्या देख रहे हैं, मुझे बताएं। हमने जून में कर्जा भी वापसी करनी, कर्जे की वापसी देनी है, और इसके अलावा मईशत उस तरह चलनी नहीं है। जो हमारे दोस्त ममालिक थे वो हमें इमदाद दे देकर थक चुके हैं। चाइना से अब हमें उम्मीद नहीं है। हम अमेरिका के देखा जाए तो पैनल पे चले गए हैं। सियासी पार्टियां अपनी तबाही उम्र पूरी कर चुकी हैं। आपको कोई हल नज़र आ रहा है किस तरीके से हम पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सकेंगे? देखिए काजी साहब, हल जो इस वक्त था वो सबसे बेहतरीन हल ये था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए जाते और अवाम की मुंतखब हुकूमत जो भी आता उसको दिया जाता। लेकिन उसको एक इतना अजीब किस्म का, यानी कि रात को जो है वोटर निकला 4 बजे के बाद और उन्होंने जाके हारी हुई पार्टियों को जिता दिया। इस तरह कैसे होता है? नहीं, वो तो पता चल गया ना कि जब इलेक्शन डिले हुए हैं, एक देखें आपका सारा एक सिस्टम चल रहा था, तो रिजल्ट अपने फॉर्म 45 के मुताबिक अनाउंस होते जा रहे थे। जब आपने रोका तो हर किसी को पता चल गया, जो मुबसर भी आए हुए थे आलमी सतह पर, उन सब ने भी जाकर रिपोर्ट कर दी। तो इन इलेक्शन के रिजल्ट को भी कोई नहीं मानेगा और इन हुकूमतों में कोई नहीं मानेगा। मुझे तो ये लग रहा है, बल्कि कुछ दोस्त भी कह रहे थे कि वो जो आलमी इदारे हैं वो भी हमारी इमदाद बंद कर देंगे, अमेरिकन भी इमदाद बंद कर देंगे। तो फिर हमारे पल्ले क्या रह जाएगा सर? अब इमदाद की खैर इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर हम सही तरीके से इदारों को, जो उनके ऊपर काबिल लोग लेके आए ना, तो मेरे ख्याल में यही जितने इदारे हैं, ये सारे, पाकिस्तान बहुत शानदार मुल्क है, बड़ी अच्छी हमारी ज़मीन है, हमारे पास पानी है, हमारे पास वसाइल की तो कमी नहीं है सर ना। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है। हमारे पास असल में हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम नाअहल करप्ट लोगों को लेके आते हैं और उनके पास कोई विजन नहीं होता। उनके पास एक ही विजन है कि उन्होंने अपनी जायदादें कैसे बनानी, अपने पैसे कैसे बनाने हैं,
और वो लोगों के कामों को दबाते हैं उल्टा। यही एलडी है, यही यानी ज़मीन एलडीए के पास भी है, ज़मीन डीएचए के पास भी है, लेकिन डीएचए ने एक सिस्टम को बेहतरीन कर दिया हाँ, है। उनकी अब डिलीवरी आप अच्छी देखें है। अगर फौजी इदारों के ऊपर अगर अहल हुक्म नहीं आएंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वही अगर इसी तरह अगर हमारे सिविल इदारों में भी उसी तरह काबिल लोग लेके आया जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। अब उनके सीएमएच भी ठीक चलते हैं, उनके जितनी भी इदारे हैं फौज के वो बिल्कुल ठीक चलते चले हैं। मुझे बताएं, आप रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? रियल एस्टेट सेक्टर चलता हुआ दिखाई देता है आपको? सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल इसलिए वजह से है कि ओवरसीज से चलता है वो नहीं है, बैंकिंग इंटरेस्ट इस वक्त हाई है, और जितने भी लोग हैं वो एक उम्मीद यही थी कि इलेक्शन हो जाएंगे और एक हुकूमत आ जाएगी तो चले, उसके बाद हर बंदा में यही कह रहा था। लेकिन इलेक्शन होने के बाद भी वो बेयकीनी की कैफियत तो और बढ़ गई, ख़त्म हुई नहीं है। ठीक है। तो महाजराई जब तक ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कुछ बहाली, अल्लाह ताला ना करे, मैं उस पर गलत साबित हो जो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। लेकिन बेयकीनी की कैफियत अभी तक कायम है, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता। आखिर में मुझे बताएं, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके से हम प्लान कर लें तो पाकिस्तान इस मुआशी बुरहान से निकल सकता है? देखिए जी, वो चर्चिल के अल्फाज हैं कि जब बरतानिया सिमट गया हर तरफ से और उसको जाके कहा गया चर्चिल को कि जी हम शिकस्त खा रहे हैं, तो चर्चिल ने कहा था क्या हमारे यहाँ अदल हो रहा है? अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी अदल हो रहा है। कहते हैं फिर हम कहीं नहीं जाते। ठीक है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि अदल भी नहीं हमारे हो यहाँ रहा। अदल भी नहीं हो रहा। अगर हम सिर्फ अदल को ले आए, और अदल सबसे बड़ा तो यही है कि जो अमानते हैं उनके अहल को कुरान भी यही कहता है कि सुपुर्द करें, और जो जिस तरीके से जिसको मैंडेट अवाम ने दिया है वो दिया जाए और आगे अदालतों में अदल किया जाए, तो मेरे ख्याल में, और इसी तरह अदल वो भी आ जाएगा कि अगर आप एलडीए का चेयरमैन हो गया या कोई भी इदारा है उसके ऊपर अदल के साथ सही आदमी को अगर आप नाफिज करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क में बेहतरी तो अभी जो पटिशनें गई हैं कोर्ट्स में जजेस के पास, अब आप समझते हैं वो फैसले अवामी उमंगों के मुताबिक करेंगे? देखें जी, मैं एक तजियाकार के तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं इसी माशरे का हिस्सा हूँ। अब तक तो यानी कि बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं जिन्होंने मायूस किया है, लेकिन चंद एक फैसले फिर ऐसे भी हुए जिन्होंने हमें उम्मीद दिलाई है। मियां जाज शरीफ साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें, फिर हम क्लोजिंग करते हैं। मियां जाज साहब। जी जी जाज शरीफ साहब मुझे सुन रहे हैं? जी जी आ रही है आवाज़। हाँ जी, मैंने कहा आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, कि मैसेज देना चाहें फिर मैं प्रोग्राम को क्लोज करूं। वैसे तो सर मेरा यही है कि ये जो हमारे ताकतवर हल्के हैं ये अपनी नीयतें ठीक कर लें। जब इनकी नीयतें ठीक हो जाएंगी तो मुल्क ठीक हो जाएगा। अभी इनके नीयतों में फतूर है, कुछ गुलाम है, कोई अमेरिकी गुलाम है, कोई बैरूनी ताकतों के गुलाम है। यहाँ सब जितने भी पावरफुल बाख्तियार लोग हैं वो ज्यादातर गुलामी में जकड़े हुए हैं, इसलिए अवाम का कोई नहीं सोच रहा। अपनी नीयतें ठीक कर ले, मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएं। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में जो बात इन्होंने कही है कि ज़ाती मफादात हैं, जिस दिन मेरे आपके और हमारे हुक्मरानों के मफादात मुल्क की मफादात के साथ जुड़ जाएंगे, उस दिन हम इस बुहरानी कैफियत से भी निकल जाएंगे और हम तरक्की याफ्ता मालिक की साफ में भी शामिल हो जाएंगे। तो जितनी देर ये मसाइल हम फेस करते रहेंगे और हमारे जो मफादात हैं वो अपनी ज़ात तक महदूद रहेंगे, तब तक हम इस बुहरानी कैफियत से नहीं निकल सकेंगे। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।